गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो वीडियो है क्लास 10th क्लास का चैप्टर 1 जो आपका है वास्तविक संख्या से रिलेटेड यह वीडियो बनाया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में इसी पैटर्न पर प्रत्येक साल देखने के लिए मिलता है और इस साल भी उतना ही अच्छा से मिलेगा जिस साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चैप्टर 1 का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। अगर चैप्टर 1 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो इसी पैटर्न में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे वीडियो के समाप्त में क्वेश्चन नंबर 1 पर फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि हमको इसमें चुनना है कि कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि √7। तो √7 क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन कह रहा है ये कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो हमको अपरिमेय संख्या को नहीं चुनना है बल्कि परिमेय संख्या को चुनना है। तो √7 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसका कारण क्या है? क्योंकि यह रूट से बाहर नहीं निकल सकता है। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ बी नंबर में √2/√5 ये भी क्या है? दोनों रूट से बाहर नहीं निकल सकता, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। सी नंबर में देखेंगे √3/√7 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन डी नंबर क्या है आपका? यह एक परिमेय संख्या है। कारण क्या है कि इसका जब हम लोग वर्गमूल करेंगे तो 5 × 5 चलेगा बटा 10 है। तो यहाँ पर 2 लुप्त रहता है, तो यहाँ 5/10 क्या हुआ? यह एक परिमेय संख्या हुआ, बल्कि यह एक अपरिमेय संख्या नहीं हुआ। तो 1 का आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे कि √2 है 1, इसके बारे में जानेंगे। √2 है 1, तो आप सबसे बड़ी जान है कि √2 को तो बाहर नहीं निकाल सकते हैं। जब बाहर नहीं निकाल सकते हैं तो पहले ही कह रहा है परिमेय संख्या, तो यह तो परिमेय संख्या हो नहीं सकता है। आगे कह रहा है अपरिमेय, तो यह राइट है कि यह क्या है? अपरिमेय होगा। अब सी में कह प्राकृत संख्या, भाई कोई से प्राकृत संख्या ना हो जो रूट में स्टार्ट हो कि नहीं। प्राकृत संख्या ओपन यूनिट रहता है, रूट में नहीं रहता है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जब एक आंसर है तो डी का है होगा इसमें। तो इस तरह से हम लोग डाउट क्लियर करेंगे और करते हुए चारों ऑप्शन को टच किया तो बी नंबर इसका आंसर हुआ। √2 एक है, क्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए √3 पर आ जाएंगे। 11/25 का दशमलव प्रसार होता है। अब यहाँ देखिए यह आपका शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति में चला गया। तो यहाँ पर 11/25 को जब हम लोग हर वाला जो भाग है 25 को, इसको हम लोग जब गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 के पावर के रूप में आ जाएगा। जिसका भी हर है गुणनखंड वह क्या होगा? शांत आवर्ती में होगा। तो पहले कह रहा है अशांत, तो नहीं होगा। सीधे शांत कर रहा है तो ये भी नहीं होगा। इससे बेस्ट ऑप्शन आपका सी नंबर में है, तो यह शांत आवर्ती में होगा, अशांत में नहीं होगा। क्योंकि इसका जो भी गुणनखंड है ना 2 के और 5 के पावर के रूप में होगा, ठीक है। तो बिना भागत दिए हुए हम लोग समझ जाएंगे कि शांत आवर्ती में है कि अशांत आवर्ती में। कैसे? जब इसको नीचे वाला हर वाला जो भाग को हम लोग गुणनखंड निकाल लेंगे और 2 और 5 के रूप में होगा तो वह शांत आवर्ती में आएगा, और जो नहीं होगा वह अशांत आवर्ती में आएगा। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है भाई? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 है। तो 1 तो होबे नहीं करेगा, बी नहीं होगा, सी नंबर में 0 नहीं होगा, और डी नंबर में कहाँ से होगा भाई? जब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है तो यहाँ ऑप्शन दिया है 1, 0 सभी, तो वो तीनों कहाँ से हो सकता है? तो इस तरह से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हुआ? आपका ए नंबर हुआ जो आपको 2 होता है। आगे देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कि पाई किस प्रकार की संख्या है। तो हम लोग हर हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, और मेरा टुन स्टडी पॉइंट जो चैनल चल रहा है इस पर वीडियो बनाकर डाला हुआ है पाई के बारे में।
अगर पाई के बारे में कोई भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको डाउट है तो आप लोग उस वीडियो को ओपन करके देख लीजिएगा और पाई से रिलेटेड जितना भी डाउट होगा सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पाइए, पाई किस प्रकार का संख्या है? तब पाई एक अपरमेय संख्या होता है, बल्कि अपरमेय संख्या नहीं होता है। दोनों तो होबे नहीं करेगा और डी में से कोई नहीं होगा। आगे हम लोग देखेंगे 6 नंबर में कि 3 + √5 एक संख्या है। अब देखिए 3 तो परमेय संख्या है, ठीक है, 2 भी परमेय है, लेकिन √5 कथी है? अपरमेय है। तो एगो परमेय और एगो अपरमेय का योग हमेशा क्या होता है? अपरमेय संख्या होता है। तो 3 + √5 एक ऐसी संख्या है, अपरमेय संख्या है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन नहीं होगा परमेय वाला, नहीं सी नंबर होगा पूर्ण संख्या, ना डी नंबर होगा अभाज्य संख्या होगा। अब आगे देखिए 7 नंबर, 2 कौन सी संख्या है? तो 2 भाई इसका कॉन्सेप्ट समझिए, सम विषम वाला कि नहीं। तो सम विषम वाला में हम लोग समझते हैं कि जिसमें 2 से भाग लग जाए वो सम संख्या कहते हैं, जिसमें 2 से भाग नहीं लगे वो विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे कि 2 कौन सी संख्या है? तो फर्स्ट में कह रहा है विषम, तो इसका नहीं होगा। 2 कौन सी संख्या है? तो 2 क्या है? एक सम संख्या है, और सम संख्या में भी 2 क्या है? सम अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका फैक्टर 1 और 2 ही है, ठीक है। इसीलिए डी नंबर ऑप्शन भी इसका सही आंसर नहीं होगा। 8 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ जाएंगे, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य भाज्य वाला आपका आएगा। देखिए अंक चेंज रहेगा लेकिन पैटर्न चेंज आपका नहीं होगा। अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसका फैक्टर, जिसका गुणनखंड 1 या 2 से अधिक रहता है कि नहीं। ये नहीं है कि 1 रहेगा और स्वयं अंक जब रहे उसका फैक्टर रहेगा तो वह हर हमेशा अभाज्य संख्या में आएगा। लेकिन अगर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो 71 एक ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड 1 है और 71 है, इसका मतलब 2 ही गुणनखंड है, ठीक है। 60 का गुणनखंड 2 से अधिक है तो यह तो अभाज्य हो नहीं सकता है। 27 का गुणनखंड 2 से अधिक है तो यह भी अभाज्य नहीं हो सकता है, और 70 का गुणनखंड भी 2 से अधिक है, इसलिए यह भी अभाज्य नहीं हो सकता है। तो इसमें आंसर कौन जाएगा? निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? तो ए नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि 71 एक ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड 2 ही है, 1 और वह स्वयं अंक, इसमें कौन बन जाएगा? 71 बन जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर, 1 कौन सी संख्या है भाई? तो 1 ना अभाज्य संख्या है, ना अभाज्य संख्या है, ना विषम संख्या है, ना सम संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं होगा, एक यौगिक संख्या भी नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए, परमेय संख्या का योग या अंतर होता है। तो आप लोग जान रहे हैं कि परमेय संख्या का योग और अंतर हमेशा क्या होता है? अपरिमेय होता है। क्या होता है बाबू? अपरिमेय होता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है परिमेय, विषम, सम, तो यह कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? अपरिमेय होगा। आगे हम लोग देखेंगे 11 नंबर, 26 और 91 का मौसा होगा। इस भाई आप लोग मौसा बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, क्योंकि कह रहा है 26 और 91 का मौसा कहने का मतलब हुआ इसका मौसा निकालना है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा रफ कर लेंगे। 26 और कितना है? 91 का मौसा निकालना है भाई। तो इसका आंसर जब हम लोग मौसा करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 13 आएगा, जिसका 26 तिहाई कितना होता है? 78 होता है। 11 में 60 गया तो 3 बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, और यहाँ पर 30 टू 26 हो जाएगा। तो मौसा का नियम है, जब कटता है तब जाकर इसका आंसर क्लियर होता है, और आंसर क्लियर कौन होता है? लास्ट में जब कटेगा उसका भाजक इसका आंसर होता है, ठीक है। यह इसका भाजक हुआ, तो इसका 26 और 91 का मौसा आपका हो जाएगा 13 हो जाएगा, बल्कि 26 नहीं होगा, 39 नहीं होगा, बल्कि 52 कभी भी जीवन में नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है कि 26 और 91 का मौसा कहीं भी अगर इसका HCF निकाला जाएगा तो 13 ही आएगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया में निकाला जाएगा तो 13 आएगा, नेपाल में निकाला जाएगा तो 15 चला आएगा कि नहीं, अमेरिका में निकाला जाएगा तो 20 आएगा, इसका कोई इसी नहीं है, एक ही आंसर है, ठीक है।
कि इसका आंसर कभी भी हम लोग निकालेंगे इस तरह से, किसी भी अंक का आंसर निकालेंगे तो लास्ट में जब कट जाएगा तो देखेंगे कि लास्ट में कट रहा तो उसका भाजक कौन है, तो वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। लास्ट में इस वीडियो का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। यूक्लिड विभाजन से रिलेटेड a बराबर बी क्यू प्लस आर में यदि b बराबर 25 और q बराबर 12 और r बराबर 13 हो तो a बराबर क्या होगा। तो अब इस तरह से निकालने के लिए a बराबर बी क्यू प्लस हम लोग क्या लिखते हैं फॉर्मूला, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर इसका हम लोग a का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो a का वैल्यू आपको मालूम नहीं है, तो जब a का वैल्यू नहीं मालूम है तो a के जगह पर हम लोग a रहने देंगे। अब b प्लस क्यू, तो बी क्यू में क्या थी है, गुना का संबंध छूटा हुआ है, ठीक है, छुपा हुआ है। तो 25 गुने क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 25 में 12 से जब गुना करेंगे, यहाँ पर 25 में जब 12 से हम लोग गुना करेंगे तो 25 दूना 50 और 25 से कम 25 हो जाएगा। तो आपका 0 हो जाएगा, 5 5 10 और 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 होने का मकसद यहाँ पर देख लीजिए 300 हो गया, और r इसका कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। तो 300 प्लस 13 बराबर कितना हो गया, 313। कहने का मतलब है कि इस तरह से अगर हम लोग यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम का प्रयोग कर कोई अगर क्वेश्चन आ रहा है, a का मान दे दे, b का मान दे दे, q का मान दे दे, r के निकालने के दे दे, तो हम लोग इसी फॉर्मूला पर यूज करेंगे, रखेंगे तो मेरा क्लियर होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन था a बराबर बी क्यू प्लस आर में यदि b बराबर 25 और q है बाबू, यह क्या है, q है, q बराबर 12 तो r बराबर 13 दिया है, तो a का मान ज्ञात करना था। तो यहाँ पर हम लोग का a का मान कितना ज्ञात हो गया, 313। अब देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ फंसाने के लिए, आंसर तो पहले ही क्लियर है कि आंसर इसका 13 ए नंबर होगा, 313 होगा, लेकिन इससे रिलेटेड बहु आंसर दिया हुआ है आपका 213, फिर इसे दिया 413, फिर यहाँ से दिया 513, कि बच्चा किसी न किसी तरह से इस क्वेश्चन में फंसे। तो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बच्चा क्यों फंसेगा भाई, जब अगर अच्छे सर से पढ़िएगा, चैप्टर को समझिएगा, रटिएगा नहीं, तो कहीं फंसने का सवाल ही नहीं है। तो हम लोग इस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था a बराबर बी क्यू प्लस आर में यदि b बराबर 25, q बराबर 12, r इक्वल टू 13 हो तो a इक्वल टू क्या होगा। तो मैंने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया कि नहीं, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर वहां पर b और q और r के मान रखकर मैंने a को प्राप्त किया, तो वह संख्या कितना है, 313 है। तो इस ट्रिक और टेक्निक के माध्यम से हम लोग इसका आंसर ज्ञात कर लिए कि a नंबर होगा, इसलिए b कभी भी नहीं हो सकता है, c कभी भी नहीं हो सकता है, और d कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आज का वीडियो यह आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों का कमिंग सून में रहेगा, इसका सेकेंड चैप्टर का वीडियो रहेगा, ठीक है। तो आप लोग मेरा चैनल जो बना हुआ है टुनटुन स्टडी पॉइंट जो चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब हमेशा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए और समझिए और तैयारी। आज अब देखिए एग्जाम कभी भी हो, लेकिन तैयारी में अब लग जाइए, क्योंकि एग्जाम कितना बच्चा सोच रहा होगा चलो एग्जाम आएगा तो तैयारी कर लेंगे, तो वह सोचते ही रह जाएगा। एग्जाम तो होगा, जो तैयारी किया है तो उसके लिए भी एग्जाम होगा, जो नहीं किया उसके लिए भी होगा, लेकिन जो तैयारी किया है, जो टारगेट बनाकर तैयारी किया है, उसका रिजल्ट क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, बेहतरीन होगा। जो टारगेट बनाकर तैयारी नहीं कि सीधे पढ़ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा उसको मालूम ही नहीं है, किताब सुधार रहा है, रट रहा है। तो मैथ एक ऐसा बहुआ सब्जेक्ट है कि रटने से कुछ नहीं होता है, रटिएगा तो आप गए। अगर मैथ को रट रहे हैं तो कभी भी सोचे नहीं कीजिएगा मैथ में कितना रटिएगा भाई, अभी रटिएगा कि 12 मल्टीप्लाई इक्वल टू
144, लेकिन एग्जाम में पूछ देगा कि 10 मल्टीप्लाई 12। भाई रटिए, कितना रटिएगा? तो गुना करने की ट्रिक, जोड़ करने की ट्रिक, भाग करने की ट्रिक, ये सब आपको कंफर्म रहेगा। दुनिया का कोई सा ऐसा मैथ ना है कि जिसमें जोड़ घटा गुना भाग किया गया हो, कि नहीं? सब में यही पूरा मैथ का बुक उठाकर देख लीजिए, पूरा होल चैप्टर में आपको यही काम मिला हुआ है कि लास्ट में जोड़ना होगा, नहीं तो घटाना होगा, नहीं तो भाग करना होगा, नहीं तो गुना करना पड़ेगा। तो आप, आई होप, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज से मैंने क्लास 10th क्लास का प्रत्येक चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रयास किए, और आज आपका प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्या से रहा। और इस चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो अंक बदल सकता है, लेकिन पैटर्न आपका नहीं बदल सकता। कोई सा ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जिसको उठा कर देखिए उसमें परमेय अपरमेय वाला नहीं क्वेश्चन पूछा हो, सम विषम वाला नहीं पूछा हो, भाज अभाज संख्या वाला नहीं पूछा हो, मसा लसा वाला नहीं पूछा हो। ये आपको पूछना ही है। पाई वाला नहीं पूछा हो, छोटी संख्या कौन है, प्राकृत पूर्ण संख्या, ये सब पूछता है। तो इसी के साथ जय हिंद और जय भारत।